हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की कंटिन्यूटी में एक नया टॉपिक करेंगे, फ्रिक्शन। सो आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज हम करेंगे कि फ्रिक्शन क्या है, इसके कॉज क्या हैं, कितने टाइप्स का होता है और अलग अलग कंसेप्ट जो भी फ्रिक्शन के साथ रिलेटेड है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सो मैं हूं पवन सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? तो बेटा जैसे आपको मालूम है कि जैसे मान लो कोई बड़ा ही हैवी ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, हमारे सामने पड़ा है, उसको हम पुश करने की कोशिश करते हैं। हमें कोई कहता है, हमारा कोई घर का मेंबर कहता है कि इसको हिला के दूसरी तरफ कर दो, तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं उस पर, मगर वो हिलता नहीं है। फिर और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, वो तब भी नहीं हिलता। फिर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर वो हिलता है, स्लाइड करता है, तो उसे हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना? तो जब हम उस पर फोर्स लगाई हमने, तो वो मूव क्यों नहीं किया? ठीक है ना, वो मूव नहीं किया, तो हमारी जो फोर्स लगाई थी वो कहाँ चली गई, उसे किसने कैंसिल किया? ये सारी बातें जो हैं ये फ्रिक्शन के कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना? सो पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या है? इट इज एन opposing force which comes into play when one body moves or tends to move on the surface of another body। ठीक है ना? सो इसकी कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। सो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, वे है, वो यही है। सो फ्रिक्शन क्या है कि एक अपोजिंग फोर्स है जो बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट पैदा होती है। जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पे ये ब्लॉक पड़ा है, इसको हमने खिसकाना है साइड पे, यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई की, हमने इसको पुश किया। तो फ्रिक्शन क्या है? जब हमने इसको फोर्स लगाई, इसको मूव कराने की कोशिश की, तो यहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक ये ब्लॉक का सरफेस और एक नीचे ग्राउंड का सरफेस। सो जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट करते हैं, ये देखो ये वाली जगह है जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं। इस कांटेक्ट के बीच में एक अपोजिंग फोर्स पैदा होती है। अपोजिंग फोर्स पैदा होती है। अपोजिंग फोर्स का मतलब है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अपोजिंग फोर्स पैदा होती है जो क्या करती है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मोशन को अपोज नहीं हम लिखेंगे, रिलेटिव मोशन को। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि एक बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू जब हम दूसरी बॉडी का मोशन देखते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि एक अपोजिंग फोर्स है जो पैदा होती है, अपने आप ही पैदा होती है, जो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस टू कॉन्टैक्ट। ठीक है ना? जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उनकी नेचर पे जो डिपेंड करती है, ऐसी फोर्स है जो उनकी नेचर पे डिपेंड करती है और अपने आप पैदा होती है। कब पैदा होती है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है या फिर मूव करती है। ठीक है ना? जब मान लो कि कोई भी बॉडी मूव करने की कोशिश कब करेगी? जब उस पर फोर्स लगेगी। मूव करने की कोशिश करेगी या मूव करेगी जब उस पर फोर्स लगेगी। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी फिर मूव करेगी ही नहीं। ठीक है ना? उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो जब वो मूव नहीं करेगी, ना ही कोशिश करेगी, तब फ्रिक्शन नहीं पैदा होगी, तब अपोजिंग फोर्स कोई पैदा नहीं होगी। वो तब पैदा होगी जब वो मूव करने की कोशिश करेगी या फिर मूव करेगी, यानी कि उस पर क्या लगेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। सो उनके दो सरफेस, जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट करते हैं, दो बॉडीज के सरफेस कांटेक्ट करते हैं, उन सरफेस के बीच में एक्ट करती है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स वो एक्ट करती है। सो इसे ऐसे भी लिख देते हैं, इट इज एन opposing force which oppose the relative motion, लिखते हैं बेटा, relative मोशन नहीं लिखते। मोशन क्यों नहीं लिखते वो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। सो रिलेटिव मोशन लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे इस वक्त देखो
अभी हमने फोर्स नहीं लगाई, मान लो फोर्स नहीं लगाई, तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो सरफेस पे कैसे है, रेस्ट में है। नीचे वाला जो सरफेस है वो भी रेस्ट में है, वो तो है ही, ग्राउंड तो रेस्ट में है ही है, ऊपर वाली बॉडी भी क्या है, रेस्ट में। सो हम अब ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगा देंगे। फोर्स क्या करेगी, ऊपर वाली बॉडी को मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सो फ्रिक्शन क्या करेगी कि इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, यानी कि ऊपर वाली बॉडी को मूव करने से रोकेगी। वो चाहेगी कि ऊपर वाली बॉडी भी रेस्ट में ही रहे, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, अगर नीचे वाला रेस्ट में है तो ऊपर वाली भी रेस्ट में ही रहे। तो रेस्ट में इसे करने के लिए वो क्या करेगी, जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई है उस फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को जो है कोई फोर्स कैंसिल कर देगी तो फोर्स का इफेक्ट नहीं रहेगा, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन का यही नेचर होगा कि वो अपोजिंग फोर्स जो पैदा होगी बिटवीन टू सरफेस, वो अप्लाइड फोर्स को कैंसिल करेगी, जिससे कि बॉडी फिर मूव नहीं करेगी। हमने फोर्स लगाई, फिर ब्लॉक मूव नहीं हुआ, फिर फोर्स लगाई और ज़्यादा नहीं मूव हुआ, और ज़्यादा लगाई नहीं मूव हुआ, फिर एक लिमिट के बाद जब हमने फोर्स बढ़ाई तब जाके कहीं बॉडी मूव हुई। तो वो मूव क्यों नहीं हुआ, अब आपको मालूम पड़ गया होगा क्यों नहीं मूव हुई। क्योंकि जब हमने फोर्स अप्लाई की ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, इनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स पैदा हुई, जिसने कि अप्लाइड फोर्स को क्या किया, कैंसिल कर दिया, यानी उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हुई, जिससे कि अप्लाइड फोर्स का जो इफेक्ट था वो कैंसिल हो गया। तो बॉडी ऊपर वाली जो थी, ब्लॉक जो था, वो मूव नहीं हुआ। जब हमने फोर्स और बढ़ाई तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर गई, ठीक है ना, फिर फोर्स कैंसिल हो गई। जब हमने फोर्स और बढ़ाई अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स फिर इंक्रीज हुई। तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहे तब तो कोई बॉडी हिलेगी नहीं, क्योंकि जितनी फोर्स हम लगाएंगे फ्रिक्शन भी उतना बढ़ता रहेगा और उसे कैंसिल करता रहेगा अप्लाइड फोर्स को, और फिर बॉडी कोई मूव भी नहीं करी। मगर ऐसा होता तो नहीं है ना। तो ऐसा ये है, एक कंसेप्ट होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, मगर एक लिमिट तक, यानी कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है, मगर एक लिमिट तक बढ़ती है। वो उस अपर लिमिट पे जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहुंच जाती है, उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज नहीं होता, यानी मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं करती। और उस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद जब हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, तब बॉडी फिर मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन को एक और फोर्स हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मगर एक लिमिट तक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि फ्रिक्शन क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टाइप्स करेंगे, ठीक है ना। मगर टाइप्स करने से पहले क्या करें, इसका कॉज करते हैं कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो बेटा इसको कॉज को देखते हैं, फिर इसका क्या कारण है फ्रिक्शन का। तो इसके दो कॉज हम लिखते हैं, दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो तरीका है उसको हम बोल देते हैं ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू, ओल्ड व्यू का मतलब है कि दो कंसेप्ट दिए हैं, एक ओल्ड व्यू दिया है, एक मॉडर्न व्यू दिया है। मॉडर्न व्यू आने से पहले का जो व्यू है उसको हम क्या कह देते हैं, ओल्ड व्यू, जो पहले दिया था। अभी मॉडर्न में मॉडर्न व्यू चल रहा है, पहले क्या चलता था, ओल्ड व्यू। सो ये वाला कंसेप्ट भी चलता है, मॉडर्न, दोनों हम यूज करते हैं। सो ओल्ड व्यू में क्या होता है, तो जैसे मान लो मैंने ये ब्लॉक सरफेस पे रखा है, अब देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, मगर आप अगर इसको जूम करके देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो इनके सरफेस जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो कैसे दिखाई देंगे, वो ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे करके दिखाई देंगे। ऐसे करके दिखाई देंगे इनके सरफेस,
ऐसे, ठीक है ना। ये सरफेस जो है ये ब्लॉक का हो जाएगा, ये सरफेस जो है ये नीचे ग्राउंड का हो जाएगा, वो चाहे टेबल का सरफेस है या ग्राउंड का सरफेस है, ऐसे बन जाएंगे। यानी कि उनके जो सरफेस होते हैं बिल्कुल स्मूथ नहीं होते। कैसे होते हैं? उनमें प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो वो जो प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस है, जब हम एक बॉडी को दूसरी के ऊपर रखते हैं तो वो लॉक्ड हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है, ठीक है ना। ऐसे करके फंस जाती है, ऐसे फंस जाती है। सो जब हम ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसको मूव करने के लिए, तो ये जो लॉकिंग है, जो इनके ये प्रोजेक्शन और डिप्रेशन फंसे हुए हैं, ये इनको मूव नहीं होने देती, ऊपर वाले ब्लॉक को मूव नहीं होने देती, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे में फंसे हुए हैं। सो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इन लॉकिंग के कारण ये मूव नहीं करती, और एक फोर्स ऐसी आ जाती है, यानी अप्लाइड फोर्स इतनी ज़्यादा जब हम लगा देते हैं तो ये जो लॉकिंग है इनकी, जो ये फंसे हुए हैं प्रोजेक्शन और डिप्रेशन, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सो फिर बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करती है, ऐसे मूव करेगी। जब ये आगे को मूव करेगी तो पूरा सरफेस ऐसे राफी होगा, यानी प्रोजेक्शन और डिप्रेशन होंगे। जब ये आगे जाएगी फिर वहां पे लॉकिंग होगी, फिर वो ब्रेक होगी, फिर लॉकिंग होगी, यानी कि ब्रेकिंग और लॉकिंग लगातार चलती है, जिसके कारण बॉडी पे फिर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, जो उसके मोशन को क्या करती है, जो उसके रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है ना। तो वो कारण बन जाता है फ्रिक्शन का। तो यानी कि जो सरफेस पे प्रोजेक्शन और डिप्रेशन की लॉकिंग है, वो कारण बनता है फ्रिक्शन का, इस व्यू के अकॉर्डिंग। मगर इस व्यू की एक ड्रॉबैक था, जिसके कारण फिर हमें मॉडर्न व्यू लाना पड़ा। वो ड्रॉबैक क्या था? तो बेटा जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, कि इनकी जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन है, ये जो पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं, आपस में ये फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ से फंस जाते हैं, उसके कारण फ्रिक्शन हो जाता है। अगर हम इनको स्मूथ कर देंगे, यानी किसी चीज से घिसा के इसको स्मूथ कर देंगे, तो क्या होगा फिर? तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। हम जब रियलिटी में देखते हैं तो इनको रब करने से फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मगर जब हम इनको एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ यानी कि एक्स्ट्रा ही स्मूथ कर देते हैं, पहले थोड़ा सा स्मूथ करते हैं फिर बिल्कुल ही स्मूथ कर देते हैं, तो फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन मिनिमम होने की बजाय इंक्रीज कर जाता है, यानी डिक्रीज होने की बजाय लार्जली इंक्रीज करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर हम दोनों सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, तो वो कम होने की बजाय बढ़ क्यों जाता है। ये कंसेप्ट को, ये जो इस प्रॉब्लम को, ये जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर मॉडर्न व्यू दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन का कारण क्या है अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो सेकंड कारण फ्रिक्शन का क्या बना, फिर वो डिस्कस करेंगे। तो वो जो सेकंड कारण है, सेकंड रीजन है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम मॉडर्न व्यू कह देते हैं, मॉडर्न व्यू। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू क्या है, जैसे देखो हम अभी मैंने बताया था कि जैसे हम दो सरफेसेस को रखते हैं तो उनके जो सरफेस होते हैं वो रफ होते हैं, ऐसे करके एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाते हैं। तो कहीं कहीं जब वो ऐसे हम रखते हैं तो कहीं कहीं वो टच भी करते हैं एक दूसरे को। जहाँ पे वो टच करते हैं वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होती है उनमें, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एक बॉन्ड सा बन जाता है, ठीक है ना। वो जो बॉन्ड बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है ना। वेल्डिंग मालूम है ना क्या है? जैसे कोई हमारे पास कोई हमारा लोहे की चीज होती है, वो क्रैक हो जाती है, फिर हम वहां पे वेल्डिंग करवा देते हैं उसे जोड़ने के लिए, यानी कि बॉन्ड सा बना देते हैं। सो ऐसे ही बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं जहाँ पे ये सरफेस एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। वो क्यों बनते हैं? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो जब हम ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाते हैं उसे मूव कराने के लिए, तो वो मूव तो तब करेगा ना जब ये बॉन्ड जो है, ये वेल्डिंग जो हो रखी है कोल्ड वेल्डिंग, ये ब्रेक होगी, ठीक है ना। तो ये कोल्ड वेल्डिंग के कारण अपोजिंग फोर्स जो है वो ऊपर वाले ब्लॉक को, ऊपर वाली बॉडी को मूव नहीं कर पाती, यानी अपोजिशन फील करती है, और वही अपोजिशन जो है वो फ्रिक्शन का कारण बनती है, ठीक है ना। वही अपोजिशन क्या होती है, फ्रिक्शन का कारण बनती है।
जब हम इन्हें एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं, मान लो सरफेस को हमने एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया, अब सरफेस जो है देखो उसकी प्रोजेक्शन डिप्रेशन जो है कम हो गई, हमने एक्स्ट्रा स्मूथ कर दी। सो हमें ये देखो दिखाई दे रहा है कि अब ज्यादा जगह पे पॉइंट आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, ज्यादा जगह पे पॉइंट ऑफ यानी वेल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर जाती है जब हम एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं सरफेस को। सो वेल्डिंग इंक्रीज होने से, कोल्ड वेल्डिंग इंक्रीज होने से, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने से फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा स्मूथ करने में। सो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग हम ये जो प्रॉब्लम है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्मूथ करने पर सरफेस को फ्रिक्शन बढ़ क्यों जाता है, ठीक है ना। सो ये है मॉडर्न व्यू, और पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ओल्ड व्यू है। सो फ्रिक्शन के कॉज क्या हुए, इसके दो कॉज हम लिखते हैं। फ्रिक्शन का क्या कारण है कि इंटरलॉकिंग ऑफ projections and depressions, interlocking of projection and depressions of two surfaces in contact, ठीक है ना, is the cause of friction। एक तो ये कारण बनता है, दूसरा क्या बनता है कि intermolecular forces जिसे हम क्या कह देते हैं, कोल्ड वेल्डिंग भी बोल देते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो ये दो कारण जो है ये फ्रिक्शन का कारण बनते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से हम फ्रिक्शन का कॉज जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा ठीक है, अब आपको मालूम पड़ गया है फ्रिक्शन क्या है और इसका कारण क्या है। अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन जो है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, ठीक है। तो बेटा फ्रिक्शन जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसके मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कि इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन two bodies in contact when there is no any relative motion between them, ठीक है। सो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि अगर दो बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं जिनके बीच में हमने फ्रिक्शन फाइंड आउट एक्सप्लेन करना है, अगर उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कह देंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे ब्लॉक पड़ा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं मगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अब नीचे वाले सरफेस के रिलेटिव ऊपर वाला सरफेस क्या रेस्ट में है, नीचे वाला तो रेस्ट में है ही है, ऊपर वाला भी रेस्ट में है, अब इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी उसे हम क्या कह देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देंगे। क्या कह देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी का मतलब है कोई भी रिलेटिव मोशन जो है उनमें नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ब्लॉक हमारा काफी हैवी है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, मूव नहीं करता। मान लो हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, ब्लॉक मूव नहीं की, फिर हमने इंक्रीज करके 10 न्यूटन कर दी, ब्लॉक फिर भी नहीं मूव हुआ, फिर हमने इंक्रीज करके 60 न्यूटन कर दी, ब्लॉक फिर भी नहीं मूव हुआ, फिर हमने इंक्रीज करके 70 न्यूटन कर दी, फिर जाके ब्लॉक कहीं मूव हुआ, ठीक है ना। सो जब हमने 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 60 न्यूटन लगाई तब ब्लॉक क्यों नहीं मूव हुआ, ये मैंने अभी आपको पहले बताया था
कि जब हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट हुई बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना था, 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो उसने अप्लाइड फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जब हमने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज की 10 न्यूटन की, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हुई, वो भी कितनी होगी, 10 न्यूटन। उसने फिर अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर दिया, ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करके 60 न्यूटन कर दिया, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गई, 60 न्यूटन हो गई। तो उसने फिर अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर दिया और ब्लॉक मूव नहीं हुआ। मगर फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 60 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक लिमिट होती है, वहां तक इंक्रीज कर सकती है, और वो जो लिमिट है वो डिपेंड करती है बिटवीन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, कि जो सरफेस कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के साथ हैं उनकी नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करती है वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। सो अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि ये जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है, इनके लिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ सकती है, 60 न्यूटन आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो जब 60 न्यूटन हमने अप्लाइड फोर्स की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन होगी, उसने कैंसिल कर दी, अप्लाइड फोर्स बॉडी मूव नहीं की। मगर जैसे ही हमने 60 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाई, मान लो 70 न्यूटन लगा दी, तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, मूव करना शुरू कर देती है। तो 70 न्यूटन से पहले यानी कि 60 न्यूटन तक जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, उसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, कैंसिल करती है। और वो जो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगती है बॉडी पे, यानी इंक्रीज होती होती मैक्सिमम हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स, वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगती है बॉडी पे जब वो स्टैटिक कंडीशन में, यानी कि अभी मूव नहीं करनी शुरू हुई, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। उसके ऐसे एफ लिख के पैरों में क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि स्टैटिक कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग सकती है बॉडी पे, वो कितनी लग सकती है, एफ एस के इक्वल लग सकती है। तो यहाँ पे एक और बात हम डिस्कस करेंगे, वो बात ये है, तो चलो पहले इसको रब कर लेते हैं। तो बेटा अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिखते रहना, अपने पॉज कर करके। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक पड़ा है सरफेस पे, इस पे मैंने फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स इस तरफ को इसे मूव करने के लिए। सो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ को लगेगी, इस तरफ को लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे लगेगी। तो मान लेते हैं कि लिफ्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग सकती है, ये फोर्स है। अब इससे थोड़ी सी भी ज्यादा करेंगे तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। सो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बेटा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल डायरेक्शन के, नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल क्या होती है, सो बेटा ऐसे होता है, नॉर्मल क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे मान लो ये ब्लॉक सरफेस पे पड़ा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों कौन, ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने ये मार्क किया। अब यहाँ पे एक दूसरे पे ये क्या लगाएंगे, कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे ना, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ठीक है ना, वो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, ऐसे लगती है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन ये लग रही है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो इस कांटेक्ट फोर्स का एक तो कंपोनेंट, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बनाने हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा कलर्ड बना देता हूं। ये देखो एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया और ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा इसे हम नॉर्मल बोल देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा इसे क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन बोल देते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है ना। सो यहां से देखो फ्रिक्शन की एक और डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, फ्रिक्शन क्या होती है,
कि कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है कि जब एक बॉडी को मैं दूसरी बॉडी के सरफेस पे रखूंगा तो उनके सरफेस के बीच में एक फोर्स पैदा होगी। नीचे वाली बॉडी जो है ऊपर वाली बॉडी पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी, ऊपर वाली नीचे वाली पे लगाएगी। सो हमने फ्रिक्शन ऊपर वाली बॉडी पे देखना है ना किस तरफ लगता है, तो हम इस पे देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरफ लग रही है। सो नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी, वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो उस कॉन्टैक्ट फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम देखेंगे, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा बेटा। सो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा उसे फ्रिक्शन बोलेंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। सो फ्रिक्शन को और क्या लिख सकते हैं हम कि इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना, फ्रिक्शन को इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ये थर्ड डेफिनेशन आ गई। ठीक, सो पहले दो मैंने एक्सप्लेन की थी फ्रिक्शन की डेफिनेशंस, ये थर्ड वाली आ गई कि फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे फ्रिक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा था कि जो एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल के। नॉर्मल क्या है, ये लग रही है। सो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये सरफेस पे पड़ा, सो ब्लॉक सरफेस पे क्या फोर्स लगाएगा, mg लगाएगा। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल जो है किसके इक्वल एंड अपोजिट आएगी, mg के इक्वल एंड अपोजिट आएगी। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे हटाओ तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये जो कांस्टेंट आता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कह देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये इस वक्त ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो नॉर्मल किसके इक्वल है, mg के, तो यहाँ पे हम नॉर्मल की वैल्यू भर देंगे, ये आ गया म्यूएस m इंटू जी, mg आ गया। सो ये देखो बेटा ये फार्मूला बन जाता है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये फार्मूला हम बेटा तब यूज कर सकते हैं जब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगी, मगर एक लिमिट पे आके फ्रिक्शनल फोर्स तो रुक जाएगी, अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मान लो अगर बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया था कि ब्लॉक पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर हमने पहले 5 न्यूटन लगाई, फिर 10 न्यूटन लगाई, ठीक है ना, फिर 60 न्यूटन लगाई, फिर 70 लगाई। जब मैंने 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन जो पैदा हुआ वो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है। अब जब मैंने 10 न्यूटन की तो फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई, जब 60 न्यूटन की फ्रिक्शन की वैल्यू और इंक्रीज हुई। यानी कि जब 5 न्यूटन पे मैंने फोर्स लगाई थी, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा हुआ था वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही था, क्योंकि उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो मान लो अगर 5 न्यूटन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है वो हमने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए अलग अप्रोच लगाते हैं, उसके लिए ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब हम अप्लाइड फोर्स जो है वो कम होगी, ठीक है ना, यानी कि एफ मैक्सिमम हम लेते हैं, ये मान लो अप्लाइड फोर्स है, जिस फोर्स पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाता है। इस मान लो कि ये वो अप्लाइड फोर्स है जो फोर्स लगाने पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अगर इससे कम हम फोर्स हम लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स एफ मैक्सिमम से कम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एफ मैक्सिमम कितना था, 60 न्यूटन था, 60 न्यूटन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गई थी। इसके बाद अगर हम लगाएंगे तो फ्रिक्शन फिर इंक्रीज नहीं करेगी। सो 60 न्यूटन फोर्स जो हमने अप्लाइड लगाई, मान लो से एफ मैक्सिमम ले लेते हैं, अगर उससे कम फोर्स लगाएं हम तो उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसके लिए हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है।
ठीक, चलो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की थोड़ी सी बात हुई। तो अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ठीक है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो बेटा जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया था आपको, ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की थोड़ा सा ही फर्क है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, it is the force of friction which comes into play, which comes into play when there is a relative motion, when there is a relative motion between two bodies in contact, ठीक है ना। पहले मैंने क्या बताया था कि अगर दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। मगर अगर वो बॉडी में रिलेटिव मोशन है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन पैदा होगा उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे देख लो, फिर वही दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई, तो मैं जैसे बता रहा था कि जब मैंने 5 न्यूटन लगाई बॉडी मूव नहीं की, 10 न्यूटन लगाई तब भी नहीं की, 60 न्यूटन लगाई तब भी नहीं की, जब मैंने 70 न्यूटन लगाई तो बॉडी क्या करना शुरू हो गई, मूव करना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि 60 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन बढ़ी, 60 न्यूटन जब हमने अप्लाइड फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गई। उसके बाद अगर हमने फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं इंक्रीज होगा। तो उसके बाद जब हमने फोर्स इंक्रीज कर दी 70 न्यूटन तो फ्रिक्शन तो वही रहा, ठीक है ना। तो फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स बढ़ गई, जिसके बाद बॉडी मूव करना शुरू हुई। बॉडी मूव करना शुरू कर गई इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन ए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, 60 न्यूटन के बाद बॉडी मूव करना शुरू हो गई और फ्रिक्शन खत्म, ऐसा नहीं है। तो फ्रिक्शन बेटा लगातार लगता रहता है, जितनी उसकी रेंज है, जितनी उसकी लिमिट है उतनी कोशिश वो करता रहता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि कई बार क्वेश्चन कई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, हमें नहीं भी समझ लगती है, मगर हम फिर भी कोशिश करते रहते हैं उसे सॉल्व करने की काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर फिर एंड में हम उसे सॉल्व कर ही लेते हैं। उसी तरह से बेटा जो फ्रिक्शन है इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, खत्म करने की कोशिश करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। मगर जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन अपनी जो कोशिश है वो जारी रखता है। उसकी लिमिट तो आ गई है 60 न्यूटन पे, मगर वो फिर भी हट नहीं रहा, वो कोशिश करता रहता है कि इनका जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बॉडी जब मूव कर जाती है उसके बाद भी फ्रिक्शन जो है लगातार लगता रहता है, और वो जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स में, वो तब समय लग सकती हैं जब आप उसको फील करोगे। फील करने का क्या मतलब होता है, फील करने का मतलब होता है सिचुएशन में खुद को रख के सिचुएशन को फील करना है कि क्या लगता है। जैसे देखो बेटा, हम जब ब्लॉक को मूव करते हैं, फील करना है आपने किया भी होगा। किसी भी भारी चीज को जब हम धक्का लगाते हैं शुरू में वो नहीं चलती, फिर हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, एक जगह पे आके वो मूव करना शुरू करती है, और जब वो मूव करना शुरू कर देती है उसके बाद फिर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फिर इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, यानी कि हमें एफर्ट फिर इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा एफर्ट जो है वो पहले से कम करना पड़ता है। यानी कि ब्लॉक जब रेस्ट में था तब जब हमने जो एफर्ट हमने तब किया था उससे थोड़ा कम करना पड़ता है जब वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि जब बॉडी मूव करना शुरू करती है उस वक्त जो अपोजिशन फील हो रही है रिलेटिव मोशन को, वो क्या होती है, वो स्टैटिक के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी 19-21 का फर्क होता है, मगर होता है, फील होता है जब आप धक्का लगा के देखोगे बॉडी को, कि जब वो मूव करना शुरू कर देती है तो एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है स्टैटिक के मुकाबले। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। जैसे बेटा अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये मान लो इस तरफ को मैं अप्लाइड फोर्स ले लूं, अप्लाइड फोर्स, इस तरफ को क्या ले लूं, फ्रिक्शन ले लूं, फ्रिक्शन। तो अगर ग्राफ ड्रा करूं तो क्या आएगा, ये देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के साथ
फ्रिक्शन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मगर एक पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज नहीं करती, बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। जब वो मूव करना शुरू करती है तो उसके बाद फ्रिक्शन ऐसे है, ये कर्व आ जाती है, यानी स्ट्रेट लाइन बन जाता है। स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अप्लाइड फोर्स वाला एक्सिस जो है उसके पैरेलल हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो इंक्रीज करता है अप्लाइड फोर्स के साथ, मगर कनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे देखो कनेटिक फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी कि कनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। सो ये बात आपने रखनी है दिमाग में। अब ये जो मैंने लिखा है इसे आप अपनी नोटबुक पे उतार सकते हो। सो बेटा कनेटिक फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो भी यही है कि कनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसे हम क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखो इसके फुट के पास मैंने के लिख दिया है। तो ये नॉर्मल क्या होता है, ये mg के इक्वल होता है, आपको मालूम है। ये देखो ये नॉर्मल ऊपर को नीचे क्या आ गया इसका mg, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल इसके वेट को क्या करती है, बैलेंस करती है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन होगा ही, तो नॉर्मल की मैंने यहाँ पे वैल्यू भर दी, तो ये बन गया कनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिए होते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, कोफिशिएंट ऑफ कनेटिक फ्रिक्शन इतना है। कई बार क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही दिया होता है, मेंशन नहीं किया होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन है या कनेटिक फ्रिक्शन है, ऐसे दिया होता है। तो वहां पे हम अगर दोनों यूज करने हो, कनेटिक फ्रिक्शन की बात भी आ जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात भी आ जाए, तो इसी को यूज कर लेते हैं, यानी कि सेम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूज कर लेते हैं दोनों जगह पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोर्स ऑफ कनेटिक फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है, म्यू के इंटू एन के इक्वल है। सो म्यू के किसके इक्वल आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। सो नॉर्मल भी क्या है, फोर्स ही है, फोर्स का कंपोनेंट है, ये भी न्यूटन हो गया, इसके कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। सो ये क्या हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कनेटिक फ्रिक्शन हो या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो या कोई भी हो, उसके कोई यूनिट नहीं होते, ऐसे ही लिखा होता है। जैसे मैंने 0.1 लिखा है, इसके पीछे यूनिट नहीं लिखा ना, ऐसे ही होता है, तो उसके पीछे यूनिट नहीं लिखे होते। सो ये था बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। सो अब क्या करें, इसके बाद है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। ये आज हम इतना ही करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तक करेंगे। तो आज मैं अब आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आया हो तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगर आपको सही पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये देखो, जैसे हमारे पास दो ब्लॉक्स है, मान लो ये ब्लॉक ए है और ये कौन सा ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ठीक है। तो मान लो बेटा मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक, नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई, तो ये नीचे वाले ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ को एक्ट करेगी, किस तरफ को एक्ट करेगी, कैसे पता लगेगा। तो बेटा सीधा ही है कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो ये देखो ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है, जब हम फोर्स लगाएंगे ये ए बॉडी किधर को मूव करेगी, राइट साइड को इस तरफ को मूव करेगी, यानी कि रिलेटिव मोशन आ गया इसको, यानी कि जो ए बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड राइट में मूव करेगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। तो ऊपर वाली बॉडी रिलेटिव मोशन राइट को है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगी, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि रिलेटिव मोशन को फिनिश करने की कोशिश करेगी। सो बॉडी, ऊपर वाली बॉडी जो है उसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस राइट डायरेक्शन को है, तो ये फ्रिक्शन ये चाहेगी कि ये बॉडी मूव ना करे, सो उसको रोकने की कोशिश करेगी। सो उसे रोकने की कोशिश करेगी तो किस तरफ को लगेगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, सो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब ऊपर वाली बॉडी में आ जाओ, और देखो जब हमने नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगाई, अगर इस राइट में चलने लगे,
ठीक है ना, राइट में चलने लगी, तो ऊपर वाली बॉडी का क्या होगा? मान लो अगर ऊपर वाली बॉडी और ये जो नीचे वाली बॉडी है इनको देखो, अब नीचे वाली बॉडी पे जब हमने फोर्स लगाई तो नीचे वाली बॉडी क्या करेगी? आगे को जाने की कोशिश करेगी, और ऊपर वाली बॉडी क्या होगी? पीछे को छूटने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो ऊपर, अब हमने ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली बॉडी पे बैठ के देखेंगे कि ये ऊपर वाली बॉडी किस तरफ को जाती है। और जब हम नीचे वाली बॉडी पे बैठ के ऊपर वाली बॉडी को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये किस तरफ को जा रही है? पीछे को छूट रही है ना, नीचे वाली आगे को जा रही है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? ऊपर वाली बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब ऊपर वाली बॉडी किस तरफ को जा रही है? पीछे को छूट रही है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे किस तरफ को लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर वाली बॉडी, ऊपर वाली बॉडी में इस डायरेक्शन में लगेगा। ये बात लगी आपको समझ में? ठीक है। तो इसको एक और तरीके से बेटे हम देख सकते हैं। जैसे देखो हमने नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगाई, तो वो फोर्स क्या करेगी? नीचे वाली बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। मगर जो इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन होने से रोकने की कोशिश करेगी। रिलेटिव मोशन तो तभी रुकेगी ना जब ऊपर वाली बॉडी भी नीचे वाली बॉडी के बिल्कुल साथ में चले। जैसे देख लो एक बस है, बस के अंदर 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है ना, 2 पर्सन बैठे हैं, बस चल रही है, बस जो है वो चल रही है, मगर ये दोनों पर्सन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या है? रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो बेटा इसी तरह से ये है, अब नीचे वाली बॉडी तो मान लो मूव करना शुरू कर गई, अब ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? रेस्ट में आ जाएगी ना। तो ऊपर वाली बॉडी भी इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होनी चाहिए? चलनी चाहिए, तभी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन इनका क्या होगा? 0 होगा। जैसे इनका एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन क्या है? 0। सो इस बॉडी को मूव कराने के लिए, ऊपर वाली बॉडी को मूव कराने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो इस पे लग रही है, वो इसे क्या करेगी? आगे को खींचेगी, आगे को खींचेगी ताकि ये इस बॉडी के साथ में चले और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो? 0 हो, कोई रिलेटिव मोशन ना हो। सो इस केस में देखो बेटा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके मोशन के क्या चल रही है? बी बॉडी के मोशन के अपोजिट नहीं है, बी बॉडी के मोशन में हेल्प कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बी बॉडी अगर आगे को जा रही है तो सिर्फ किसके कारण जा रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जा रही है। सो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा मोशन को अपोज नहीं करती, कई बार मोशन करने में हेल्प भी करती है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हम ये नहीं लिखते इट अपोजेस द मोशन, क्योंकि हमेशा ये मोशन को अपोज नहीं करती। जैसे ये केस है, इस केस में ये हेल्प भी कर रही है मोशन में। इसलिए जब भी फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आपने ये नहीं लिखना कि इट अपोजेस द मोशन, आपने लिखना है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सो इस तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम देख सकते हैं। तो बेटा एक और तरीका भी है फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने का, वो क्या है? आपने मान लेना है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपने बी बॉडी पे देखना है ना फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, तो आपने मान लेना है कि ए और बी बॉडी पे कोई फ्रिक्शन नहीं, और आपने किस पे बैठ जाना है? आपने ए बॉडी पे बैठ जाना है, ए बॉडी पे बैठ जाना है आराम से, ठीक है। ए बॉडी पे जब हम बैठ जाएंगे, इनमें फ्रिक्शन है नहीं है, और ए बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ए बॉडी आगे को जाएगी और बी बॉडी क्या होगी? पीछे ही रह जाएगी। क्यों पीछे रह जाएगी? क्योंकि बी बॉडी को आगे कौन खींच रहा था? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फिर बी बॉडी क्या होगी? वहीं पे रह जाएगी ना। तो ए बॉडी क्या होगी? आगे को चली जाएगी, ठीक है ना। ए बॉडी आगे को ऐसे चली गई, बी बॉडी पीछे रह गई, ठीक है ना। सो बी बॉडी पीछे रह गई, ए बॉडी आगे आ गई, ठीक है। तो उनके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन को लगाना। तो ठीक है, अब ए बॉडी किस तरफ को आ रही है? आगे को आ रही है। बी बॉडी कैसे? अब ए बॉडी को क्या लगेगा कि बी बॉडी पीछे छूट रही है, पीछे जा रही है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। तो उस बी बॉडी के मोशन विद रिस्पेक्ट टू हमने किसके देखना है? ए के, यानी रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। आई बात समझ में? यानी कि ए बॉडी और बी बॉडी में हमने मान लेना है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ए बॉडी पे बैठ जाना। जब ए बॉडी पे बैठ के हम बी बॉडी को देखेंगे, ए बॉडी तो आगे जा रही है ऐसे कर, बी बॉडी पीछे रह जाएगी। क्यों पीछे रह जाएगी? क्योंकि हमने माना है इनके बीच फ्रिक्शन है ही नहीं। जब फ्रिक्शन है नहीं तो ये वहीं पे रहेगी, क्योंकि इसे तो फ्रिक्शन आगे खींच रहा था ना। तो ए बॉडी पे जब हम देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा बी बॉडी पीछे को जा रही है, पीछे छूट रही है। सो बी बॉडी पीछे छूट रही है, तो उसके रिलेटिव मोशन को जीरो करने के लिए फ्रिक्शन फिर किस डायरेक्शन में लगेगा? उसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बी बॉडी हमें पीछे जाती दिखाई दे रही है
तो फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगा, आगे को लगेगा, ये फ्रिक्शन लग गया, ठीक है ना। सो ये फ्रिक्शन एक्ट हुआ बी बॉडी पे, ये देखो ये मैंने बी बॉडी बना दी, इस पे फ्रिक्शन लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये मैं ए बॉडी का बना देता हूँ, ए बॉडी की फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो फ्रिक्शन ग्राउंड करके लगा, ग्राउंड करके इस पे लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ग्राउंड करके लग गया, ये अप्लाइड फोर्स लग रही है इस पे, ठीक। तो अब देखो कि ए बॉडी जो है बी बॉडी पे फ्रिक्शन लगा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, बी बॉडी भी ए बॉडी पे फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो बी बॉडी ए बॉडी पे फ्रिक्शन लगाएगी, फिर फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो ये लग गई, ठीक है ना। सो बी बॉडी पे दो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगे, ए बॉडी पे दो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेगी, एक लगेगी बी बॉडी के कारण और एक लगेगी नीचे वाले सरफेस के कारण। सो नीचे वाले सरफेस के कारण भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो बी बॉडी के कारण भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सो बेटा इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो अभी आज के हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एक हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन, वर्क डन करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो ये तीन कंसेप्ट हमारे बेटा रह गए हैं, तो ये करने के बाद फिर हम बस प्रॉब्लम्स ही करेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे। सो बेटा अभी मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि फिजिक्स के कंसेप्ट जो हैं वो कैसे इम्प्रूव करने चाहिए। तो बेटा फिजिक्स के कंसेप्ट जो हैं वो इम्प्रूव करने के लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ एफर्ट करना होगा। एक तो ये कि आपने अपने लेक्चर नहीं छोड़ना टीचर का, ठीक है ना, कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना, और सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखना। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है, कहीं पे भी, वो आपने जरूर क्लियर करना है। ये नहीं सोचना मैं बुक देख लूंगा, मैं नेट खोल के देख लूंगा या कुछ कर लूंगा, वो नहीं करना। आपने अपने टीचर से जाके वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है, ठीक है ना। और सिचुएशन जो बनती है उसमें खुद को फील करने की कोशिश करो, वहां पे खुद महसूस करो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। वो कंसेप्ट जो है, वो फीलिंग जो है वो फील करो, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व करो, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करो। जैसे मैं आपको थोड़ी सी करवाता हूँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा होता है, सो आप खुद भी जाके घर पे सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो उससे उसके बाद फिर आपको डाउट्स आएंगे। सो डाउट्स जो हैं वो अपने नेट या कहीं और से नहीं क्लियर करने, आपके अपने टीचर से जाके क्लियर करने, ठीक है ना। सो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 10 मिनट 15 मिनट उस पर कोशिश करते हैं, नहीं निकलती तो हम क्या करते हैं, बुक खोल के देख लेते हैं या उसका सोल्यूशन देख लेते हैं या इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं। सो वो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो बेटा आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, पूरी कोशिश करनी है प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की। फिर अगर नहीं बात बनती तो टीचर से बात करनी है, जाके डाउट क्लियर करने। सो तब जाके फिर आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको फिजिक्स जो है वो बेटा इजी लगेगी। सो थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।